ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा मेरी माटी मेरा देश अभियान, वीरों का सम्मान। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हर वर्ष की तरह 15 अगस्त को इस बार भी हम स्वाधीनता का अपना दिवस मनाएंगे और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हमारे देश को स्वाधीन हुए 76 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हमने देखा है कि बीते कुछ वर्षों से सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर और कई और अवसरों पर कई ऐसे प्रतीक स्वरूप अभियान शुरू किए हैं जिससे कि देश में लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना और ज्यादा प्रगाढ़ हो सके और लोगों के बीच एकजुटता की भावना के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की भावना भी गहरे तौर पर और ज्यादा बढ़े। इसीलिए इसी दृष्टि से इस बार आज से शुरू हुआ एक विशेष अभियान भी सरकार ने इस बार शुरू किया है, मेरी माटी मेरा देश। आज इसी हवाले से हम कार्यक्रम में जिस तरह से सरकार ने देश में राष्ट्रभक्ति की भावना को और ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए जो अभियान शुरू किए हैं उस पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में दो विशेषज्ञ मौजूद हैं, आपका मैं उनसे परिचय करवाना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ी हैं सुषमा यादव, आप यूजीसी मेंबर हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, और हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 30 जुलाई को अपने मन की बात कार्यक्रम के 103वें संस्करण के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य भी उन्होंने अपने संबोधन में बताया था कि देश के लिए जो वीर शहीद अपनी जान गंवा चुके हैं स्वाधीनता संग्राम में, उनका सम्मान किया जाए इस अभियान के जरिए। और देश भर में इस अभियान के माध्यम से कई गतिविधियां आज से शुरू भी हो चुकी हैं। प्रोफेसर सुषमा यादव, सबसे पहले आपकी ही मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। ये अभियान किस तरह से अहम है और आगे आने वाले इस एक हफ्ते में जब ये अभियान पूरे देश में संचालित होगा तो किस तरह से देश में, जैसा कि मैंने अभी बात की थी अपने परिचय में, कि देश में एकजुटता की भावना और राष्ट्रभक्ति को और ज्यादा लोगों के बीच मजबूत करने में इससे मदद मिलेगी? सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर और जब भी ऐसा अवसर मिलता है मन की बात के माध्यम से कुछ ऐसा नया लेकर आते हैं जिससे पूरा राष्ट्र उसमें जुड़ जाए। और ये नया मेरी माटी मेरा देश है, जो वैसे तो वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब 75वें 76वें वर्ष में, जिसे हम अमृत काल कह रहे हैं, अमृत वेला कह रहे हैं, उसमें यह कैंपेन उन्होंने लॉन्च की है। और मन की बात जब वो करते हैं तो वस्तुतः वो राष्ट्र के मन की बात भी करते हैं और राष्ट्र के मन को अपना संदेश भी देते हैं। और इसको हम अगर उस रूप में देखें तो वो पिछले वर्ष जो उन्होंने अमृत काल के समय अमृत आजादी का अमृत महोत्सव बनाते हुए अपनी राष्ट्र भक्ति को, वीरों के प्रति श्रद्धा को, उनके त्याग के प्रति सबका समर्पण और उनके त्याग के प्रति सबका सम्मान, इन भावनाओं को जो लाना चाहे थे और जन भागीदारी की बात उन्होंने की थी, उसी को इस कैंपेन से आगे ले जा रहे हैं। और क्योंकि आपने अभी मेरे परिचय में बताया कि मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की मेंबर हूं, तो बताना चाहती हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने तुरंत उसके आसपास ही एक पत्र सभी विश्वविद्यालयों को लिखा और उस विश्वविद्यालय में ये आग्रह किया गया कि सभी विद्यार्थी और सभी शिक्षक उसमें मेरी माटी मेरा देश कैंपेन को आगे बढ़ाएं, उसमें एकजुट होकर सहभागिता करें और जन जन तक ये बात पहुंचाएं। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि भारत को मन से विऔपनिवेशीकृत करना है तो आवश्यक है कि अपने देश से, अपनी माटी से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से और अपने इतिहास से जुड़ा जाए। और जैसे ही उससे जुड़ा जाएगा तो जो स्वाभिमान किसी भी राष्ट्रवासी में होना चाहिए वह स्वाभिमान जागृत होगा। मैं समझती हूँ कि यह जो मेरी माटी मेरा देश अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के माध्यम से सबके सम्मुख रखा है, यह राष्ट्र को एक नया जोश देगा, नया उत्साह देगा और नई प्रेरणा भी अवश्य देगा। प्रोफेसर राजीव रंजन, जैसा कि प्रोफेसर सुषमा यादव अभी कह रही थी कि जो ये अभियान है इसमें एक विशेष बात रही है कि इसे जनभागीदारी से जोड़ा जाए, जन जन तक
इन अभियानों को पहुंचाया जाए। अगर हम मेरी माटी मेरा देश अभियान से ही एक उदाहरण लें तो इस अभियान में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष प्रकार के शिलालेख लगाने का एक कार्यक्रम है, जो कि इस एक हफ्ते के दौरान हर ग्राम पंचायत में इस तरह के गतिविधि के माध्यम से ये शिलालेख लगाए जाएंगे। तो जिस तरह से इन अभियानों के माध्यम से अंतिम छोर तक पहुंचा जा रहा है, गांव-गांव तक, हमने देखा कि हर घर तिरंगा अभियान पिछले वर्ष इसको संचालित किया गया था, तो इसमें भी घर-घर गांव-गांव तक लोगों ने अपने घरों में, अपनी छतों पर, ग्राम पंचायतों में तिरंगा लहराया। कैसे आप इसे देखते हैं इस तरह से कि जन भागीदारी से हम जन भागीदारी को लेते हुए इन अभियानों के माध्यम से हर व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति के जो पौधा है उसे और बड़ा करने की ओर बढ़ रहे हैं? जो मेरी माटी मेरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया है, उसमें भारत के करीब 6.5 लाख जो गांव है, हर गांव तक पहुंचना है और हर गांव में एक शिला फलकम लगवाना है, जो शिलापट लगवाना है। और यह अभियान दरअसल हमारे वीर बलिदानियों के प्रति नमन का भाव है, उनके प्रति कृतज्ञता बोध से भारत के सारे नागरिकों को जोड़ने का भाव है और साथ ही पूरे भारत के पूरे भूगोल की मिट्टी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता जाहिर करने का भाव है। आप देखिए, जो भारत बसता कहाँ है, महात्मा गांधी शुरू से कहते रहे हैं कि भारत गांवों में बसता है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इस अभियान के जरिए जो हमारी आजादी का उत्सव था, और आपने ठीक याद दिलाया कि पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान के विकास के तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए, उसके अगले कदम के तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए कि जहां तिरंगा सबके भीतर आजादी के जज्बे को फिर से लाया था, उसके साथ साथ अब एक बार इस एक हफ्ते में हर गांव में पहुंचा जाएगा, हर ग्राम पंचायत में एक शिलापट लगेगा जिसको शिला फलकम नाम दिया गया है, और वहां के स्थानीय वीर बलिदानियों का नाम उसमें दर्ज होगा, जो अलक्षित रह गए थे हमारे पूर्वज, या जिन्होंने आजादी के बाद भी भारत की रक्षा में, भारत के स्वाभिमान की रक्षा में जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उनको उस पर स्थान मिलेगा। एक तरह से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश है राष्ट्र के भाव को लेकर। दूसरी बात जो उन्होंने इसमें कही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर करीब 7,500 गांवों से अमृत कलश और वहां की मिट्टी और वहां का पौधा लेकर आना है, और उसको जो नेशनल वार म्यूजियम है, हमारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, वहां एक अमृत उद्यान लगाया जाएगा इस अवसर पर। आप सोचिए कि दिल्ली में भारत के सारे गांवों की मिट्टी होगी और वहां के स्थानीय पौधे होंगे। एक तरह से यह प्रतीक भी है, पर यह प्रतीक कितना महत्वपूर्ण है कि हमारी जो पूरी व्यापकता है, हमारी जो पूरी विविधता है, और उसके बीच जो एकत्व का बोध है, वो हमारे कर्तव्य पथ पर, हमारी इंडिया गेट पर, वहां उस उद्यान में सबको जगह मिलेगी। मानो ये सारी मिट्टियां, अलग अलग इलाके की सभी मिट्टियां अपनी अपनी खुशबू के साथ एक जगह अपना प्रतिनिधित्व पेश कर रही हैं। ऐसा लगता है कि अलग अलग इलाके के पौधे यहाँ के उद्यान में आकर उन इलाकों को लहलहा रहे हैं। ऐसा लगेगा कि वो सारे गांव यहाँ उपस्थित हैं, उनकी खुशबू यहाँ उपस्थित है, उनकी मौजूदगी यहाँ है। तो यह एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने सारे गांवों को एक जगह लाने का काम किया है, प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, पर यह प्रतीकात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है। जहां अमृत उद्यान बनेगा, जहां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर इन सबको जगह मिलेगी, तो अपनी अपनी खुशबू के साथ, अपनी अपनी खूबियों के साथ सारी तमाम तरह की मिट्टियां, तमाम तरह के पौधे, और ये दरअसल भावनात्मक तौर पर जुड़ा होगा उन सारे शिला फलकम से जहां दर्ज होगा वीर बलिदानियों के नाम। तो यह कृतज्ञता का भाव है। प्रोफेसर सुषमा यादव, जैसा कि प्रोफेसर गिरी अभी शुरुआत में अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि शिलालेखों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जिन्होंने बलिदान दिया है, जो स्वतंत्रता के नायक रहे हैं, उनको स्मृति के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर उन्हें याद किया जाएगा इस अभियान के माध्यम से। बहुत से ऐसे गुमनाम नाम हैं शायद जिन्हें हम लोग इतिहास की पुस्तकों में खोजते रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें मगन लालू, कमला देवी, तिरपुर कुमारम, नागनाथ नानावड़ी, ये ऐसे नाम हैं जो शायद इन प्रतीकात्मक अभियानों के माध्यम से अब हमें सुनने को मिलते हैं। शायद हमने इतिहास की पुस्तकों में कभी पढ़े जरूर हों, लेकिन उनको जो पहचान अब दी जा रही है कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान स्थानीय स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम में या किसी भी विशेष योगदान के माध्यम से उन्हें अपनी भूमिका निभाई है। तो जिस तरह से अब
गुमनाम नायकों को पहचान मिल रही है और लोगों के बीच उनको प्रदर्शित किया जा रहा है। कैसे हम अब राष्ट्र के उन वीरों पर गर्व करने को लेकर और ज्यादा इसमें अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं इन प्रतीकात्मक अभियानों के माध्यम से। पिछला पूरा वर्ष हम देखें तो पूरे वर्ष में ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, राउंड टेबल्स, बहुत इस तरह के एकेडमिक इवेंट्स हुए जिनमें भूले बिसरे नायकों को, नायिकाओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को, वीरों को याद किया गया। आप याद करें अगर 25 वर्ष पहले का भारत के गांव और अब के भारत के गांव, तो हर गांव में आपको एक सेना नायक या दो सेना नायक और आपको ऐसे नायकों के चित्र मिल जाते हैं, उनके पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं। गांव के जो स्वागत द्वार होते हैं, तोरण जिसको हम कहते हैं, वहां पर उनके नाम लिखे मिल जाते हैं, उनके नाम पर द्वार मिलता है, उनके स्टैचूज मिलते हैं। ये परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन एक बार तो लगता है कि केवल ये स्मृति मात्र के लिए है या ये केवल सिंबॉलिक है, लेकिन वस्तुतः जब आप उसे बार बार देखते हैं तो कहीं आपके मन में वो स्मृतियां ठहरती हैं, उन स्मृतियों के पीछे का इतिहास ठहरता है और वही एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो बार बार प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ इस प्रकार का नया कार्यक्रम हर बार आरंभ करते हैं। यदि आप इसमें देखें तो ये वसुधा वंदन भी है और वीर वंदन भी है और दोनों जुड़े हुए हैं क्योंकि वीरों ने अपने प्राण किसके लिए दिए? इस मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए और इस मातृभूमि के अपने बहन भाइयों की रक्षा के लिए। तो उन दोनों को जोड़ देना और आप देखें तो ये सोच कहीं बहुत दूर तक जाता है। जब इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप मिशन लाइफ के अंतर्गत जीवन बचाने का जो मिशन है उसके अंतर्गत सैपलिंग्स प्लांट करिए, मतलब वृक्ष और पौधे लगाइए। तो एक तरफ हम पर्यावरण के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरा कर रहे हैं और युवाओं में और युवतियों में वह भाव ला रहे हैं। साथ ही साथ हम जब वीरों का वंदन कर रहे हैं तो उसके आसपास ये कहा जा रहा है कि हर स्थान पर, अभी आपने 5 नाम लिए, हर प्रदेश में मुझे लगता है कई ऐसे नाम पिछली बार उभर कर आए हैं जो हमें पता नहीं थे। और अगर मैं कहूं कि बहुत सारे नाम जो बहुत अच्छे परिचित हो गए, बिरसा मुंडा जैसे, लेकिन जिस समय हम युवा थे हम वो नाम नहीं जानते थे और उन नामों के संदर्भ भी कुछ और थे। बिल्कुल। तो अब इतिहास बदल रहा है, हम उसको दोबारा से सही तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें जब हम अपने ही देश के उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने अपनी आहुति तो दे दी, सर्वोत्तम आहुति दे दी, लेकिन उनका ज्ञान किसी को नहीं, उनकी याद किसी को नहीं, वो किसी की स्मृति में नहीं, कोई उनको नमन नहीं कर रहा। तो ऐसे जो हमारे वीर नौजवान अब इस देश के लिए अपने प्राणों का उत्कर्ष कर गए, उनको देश याद करेगा। और जो प्लेज की बात वो बार बार कर रहे हैं उसमें मिट्टी भी आ रही है, मिट्टी का दिया भी आ रहा है। देखिए, एक तरफ पर्यावरण के लिए हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सांस्कृतिक पर्यावरण के लिए वीरों और वसुधा का वंदन कर रहे हैं और तीसरी तरफ हम जो स्कल्पचर है, जो छोटी छोटी कला है, स्किल्स हैं हर प्रदेश की, उनको भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। यानी वो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की ओर जो हमारे कदम है वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। मेरी माटी मेरा देश के साथ वो जुड़े हैं क्योंकि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग ये भी है कि सब स्थानों पर आप वहाँ जिस तरह की भी कला है, जिस तरह की भी स्कल्पचर मेकिंग, पॉटरी मेकिंग या मिट्टी का काम है, उसको भी कराया जाए और उसको फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे राष्ट्र के सम्मुख लाया जाए। और जो शपथ की बात है, आप यदि शपथ के शब्द ही देख लें, उन्होंने मिट्टी गान का नाम भी दिया है, उसको शपथ भी दी है जिसमें सब लोग मिट्टी का दिया हाथ में लेकर, वो दिया नहीं जो हम चाइनीज से खरीद लेते हैं, लेकिन वो दिया जो यहाँ बनेगा, हमारे देश की मिट्टी से बनेगा, उस दिए के साथ जो प्रण लेंगे और वो प्रण भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके सम्मुख रखा है और उस प्रण का अपना महत्व है क्योंकि वो कहता है कि मैं जीवन के प्रति क्षण प्रति पल अपनी मातृभूमि के लिए जीऊंगा या जीऊंगी और अपने शहीद जो राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो राष्ट्र नायक हैं, उनको सही प्रकार से नमन करूंगा या ट्रिब्यूट या दूंगी। इसी प्रकार से मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसके गौरव की रक्षा के लिए बलिदान हुए वीरों को बार बार नमन। ये बात जितनी बार दोहराई जाएगी उतना ही इस राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। तो मुझे लगता है माटी से प्रारंभ करके और पूरे देश की माटी को एक स्थान पर
अमृत के रूप में लाना, उसे आप अमृत कलश कहिए, अमृत सरोवर कहिए, अमृत काल का समय कहिए, और ये सारे अमृत मिलकर, अमृत का हमारी संस्कृति में एक विशेष महत्व है, क्योंकि अमृत वो है जो अमर कर देता है। बिल्कुल। और इसलिए उन वीरों की याद और इस देश का स्वाभिमान दोनों को इस अमृत वेला में माननीय प्रधानमंत्री जी सब तक पहुंचाकर सबकी स्मृति में अमर स्थान देना चाहते हैं। जी, अमृत वाटिका का प्रोफेसर गिरी आपने जिक्र किया जी। देश की एकजुटता का ये एक बहुत अनोखा प्रतीक होने वाला है। अगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है उसको भी यहाँ पर रखें तो देश की विविध रंगों की जो संस्कृति है उसको एक सूत्र में बांधने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को हमने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनूठी पहल की शुरुआत की थी। और इसी अनूठी पहल के अंतर्गत कई ऐसे आह्वान हमने देखे, कई ऐसे एक्सचेंज कार्यक्रम देखे, अब इस तरह का अमृत वाटिका का कॉन्सेप्ट। तो देश में विविधता में एकता के इस सूत्र को और ज्यादा मजबूती देने के प्रति जो सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है, लोगों में उस भावना का लगातार संचार किया जा रहा है, वो कितना अहम है। देखिए, अब तक हम लोग अपनी विविधता का, बहुलता का उत्सव मनाते रहे हैं। प्रधानमंत्री में एक खूबी है कि वे हर घटना को उत्सव के तौर पर आह्वान कर देते हैं और जन जन को उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें बड़े पैमाने पर सफल होते हैं। अभी तक जिन म्यूजियमों में हमारी विविधता के गीत गाए जाते थे, उनको एक जगह रखा गया था, उनको सिंबलाइज किया गया था प्रतीक के तौर पर, अब उससे ज्यादा अलग ये अमृत उद्यान उसको फलीभूत करेगा। यहाँ देश के हर जगह की मिट्टी रहेगी। ऐसे एक उद्यान की कल्पना जहाँ की सारी मिट्टियां आपस में जुड़ी हुई हैं, ये कितनी सुंदर कल्पना है अपने आप में कि वहाँ के सारे पौधे जो उगेंगे वे देश के भिन्न भिन्न इलाकों की मिट्टियों से अपनी जीवन ऊर्जा ग्रहण कर रहे होंगे। वो अपना खाद पानी केवल दिल्ली की मिट्टी से नहीं कर रहे होंगे। एक जगह होने की वजह से वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह की मिट्टी से, जिसकी अपनी खूबी होगी, जिसकी अपनी उर्वर शक्ति होगी, उनसे वो सब ग्रहण कर रहे होंगे। तो यह जो प्रतीक है यह एकत्व का भाव लाने वाला है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि ये दरअसल सभी जो हमारा आजादी के 1947 से 2047 का अभियान है, जो 100 साल में हमें पूरा करना है, जिसमें है कि हम भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएंगे और विश्व के सबसे बेहतरीन हर तरह से देश के तौर पर स्थापित करेंगे। तो ये जो अभियान है 2047 में जिसको पूरा होना है, उसको सांस्कृतिक तौर पर यह स्थापित करता है। और हमारे यहाँ की संस्कृति की एक खूबी रही है, हमारी परंपरा की खूबी रही है कि यहाँ पर कुछ भी कंपार्टमेंटल नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है, हर चीज के बीच में एक अवयविक रिश्ता है, संबंध है। तो ये दरअसल सारी मिट्टियां भी उन्हीं अवयविक संबंधों को बताती हैं। और 7,500 गांवों से आने वाले जो 7,500 पौधे होंगे अलग अलग तरीके के, वे एक अपने आप में खूबसूरती का इंद्रधनुष, एक वितान रच देंगे। वे सारे पौधे, वे सारे पेड़ अपने अपने इलाके का गौरवगान गा रहे होंगे। मानो जो शिला पट लगेगा वहाँ के, जिन अब तक जो अज्ञात कुलसिल मान लिए गए थे, स्थानीय स्तर के हमारे नायक नायिकाएं थे, जो वीर वीरांगनाएं थी हमारी, उन्हीं के प्रतिनिधित्व के तौर पर वो पौधे भी लहलहा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें, ये पूरी जो कवायद है, जो पूरी प्रक्रिया है, दरअसल यह एक तरीके से यह भी देखें कि राष्ट्रीय राजधानी को देश के उस छोर से जोड़ रहा है, गांव से जोड़ रहा है। तो यह एक के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश है। और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें हम लोग अपने देश की मिट्टी को उस तरह से नहीं देखते जैसे दुनिया के दूसरे मुल्क देखते हैं, हम लोग इस मिट्टी को अपनी माँ का दर्जा देते हैं। तो ये दरअसल भारत के सारे इलाकों की माँओं का सम्मान है। वो अपने अपने इलाके की मिट्टियों के साथ जो उनका एक रागात्मक रिश्ता है, उस रिश्ते को अभिव्यक्त किया जा रहा है, उसको फलीभूत किया जा रहा है। जी, प्रोफेसर सुषमा यादव, जैसा कि
अभी प्रोफेसर गिरी कह रहे थे कि 2047 तक भारत ने अमृतकाल के दौरान विकास के बड़े अहम लक्ष्य रखे हैं और इन अहम लक्ष्यों में सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हालांकि भारत है, लेकिन उसकी समृद्धि को और ज्यादा बढ़ाना भी एक अहम लक्ष्य है। तो ऐसे में जबकि इस वर्ष हम 76 साल हमारे स्वाधीनता के और हम आजादी के अमृत महोत्सव को भी औपचारिक रूप से समाप्त करते हुए अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, हमने देखा कि भारत ने आने वाले 25 साल के लिए बड़े अहम लक्ष्य तय किए हैं। खासतौर पर इसमें अब जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसका दारोमदार बहुत ज्यादा है कि इन 25 वर्षों में वो भारत को कहां देखेंगे। आत्मनिर्भर भारत, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कई ऐसी पहल जो आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है भारत को। रक्षा के क्षेत्र में भारत सशक्त हो रहा है। सांस्कृतिक और इतिहास की हमने बात ही की कि सांस्कृतिक रूप से हम समृद्ध हैं ही, लेकिन उसको और ज्यादा सुदृढ़ हम कर रहे हैं। तो भारत ने जो एक विजन तय किया है वो कैसे अहम है, कैसे हम 2047 तक अपने इन अमृतकाल के दौरान लक्ष्यों को लेकर चलने वाले हैं और कैसे हम इन प्रतीकों से, मेरी माटी मेरा देश, आजादी का अमृत महोत्सव, इन प्रतीकों से हम प्रेरणा लेते हुए इस अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आपने जो प्रोफेसर गिरी ने कहा वो तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आपने जो मुझसे पहले पूछा था उसमें कुछ बात तो मैंने कही थी, वहां से प्रारंभ करना चाहती हूँ, क्योंकि वीरों का वंदन जो आपने मुझसे पूछा और उसमें एक बात जो मैं उस समय पूरी तरह नहीं कह पाई थी, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो शहीद हुए उन्हीं को हम याद करें, इसमें यह भी सम्मिलित है कि जो अभी रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हैं, पुलिस पर्सनल हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है और वहां से सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, उन सब का सम्मान भी इसमें सम्मिलित है। यानी कितना बड़ा एक वो वर्ग जो राष्ट्र के साथ सदैव अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, उसके साथ पूरा राष्ट्र जुड़ेगा और उससे जो स्फूर्ति का संचालन होगा गांवों में, शहरों में, वह अद्भुत होगा, ये मेरा विश्वास है। और वहां से आरंभ करना चाहती हूँ क्योंकि आज 9 अगस्त है और इस प्रण के साथ 9 अगस्त से 15 अगस्त का समय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत रखा गया है, जिसमें हर गांव पंचायत, हर कंटोनमेंट, हर नोटिफाइड एरिया काउंसिल, हर टाउन पंचायत, ये सब मिलकर ये कार्यक्रम करेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज भी मिलकर करेंगी। तो उससे जिस प्रकार का एक भाव संचरण होगा राष्ट्र के प्रति, वह हमें वहां ले जाएगा जिसकी बात आप मुझसे अब पूछ रहे हैं कि जो भारत 2047 का होगा, जिस भारत को अमृतकालीन भारत कहना चाहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मैं उसमें वो पंचप्रण एक बार दोहराना चाहती हूँ जिसको पिछले वर्ष 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सम्मुख रखा था, क्योंकि वही वह स्वरूप है जो इस युवा वर्ग के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा और पूरे वर्ष हम सब ने मिलकर उस पर चिंतन किया है, उस पर विचार किया है और उसकी तरफ अपने कदम भी बढ़ाए हैं, जिसमें सबसे पहला है एक विकसित भारत का सपना। प्रत्येक भारतीय के मन में एक विकसित भारत का सपना होना चाहिए। इसी से आत्मनिर्भरता आएगी, इसी से अर्थव्यवस्था की इनकी मजबूती आएगी, उसका सुदृढ़ीकरण होगा और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं हम विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाएंगे। और जैसे ही हम वो बनाएंगे तो आप याद करें, जो सोने की चिड़िया भारत था वो पूरे विश्व में सम्माननीय था, मात्र इसलिए नहीं कि वो सोने की चिड़िया था, पर उन कारणों से जिनके कारण वो सोने की चिड़िया था। एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक मजबूत उद्योग तंत्र, एक बहुत स्वाभिमानी जनसंख्या या राष्ट्र भक्त लोग और एक खुला मानस जो पूरे विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम के रूप में सोचता था। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो गर्व से कह सकता है कि हमने किसी पर कभी आक्रमण नहीं किया, और जब आक्रमण हुआ तो सुरक्षा अवश्य की, लेकिन आक्रमण नहीं किया, वह एक मनोवृत्ति का प्रतीक है। उन सबको एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री इस अमृतकाल में लाना चाहते हैं। 2047 का भारत विकसित भारत तो होगा ही, ऐसा भारत होगा जो औपनिवेशिक मानसिकता के कण कण से मुक्ति पा चुका होगा, यानी शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, कला, अर्थव्यवस्था, उद्योग और अंततः ग्रामीण जीवन भी। जहां तक कॉलोनियल सिस्टम पहुंच रहा है अब, लेकिन वो सब उससे बाहर जब निकलेंगे तो जो गांधी जी ने कहा था मेरे सपनों का भारत, वह लगभग वैसा भारत एक बार फिर खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति जो अपनी सांस्कृतिक विरासत में गर्व तो महसूस करते ही हों, उसको बढ़ाना, उसका संवर्धन भी करना चाहते हों, क्योंकि भारत की आत्मा
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषय वस्तु है और इसलिए इनको जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे तब तक भारत की आत्मा सशक्त नहीं हो सकती और वही भारत को अब तक चलाए हुए है और उसी के साथ राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता और सभी नागरिकों के मन में उसको बचाने का, उसकी सुरक्षा का, उसकी अखंडता का भाव भर देना और इसको अपना कर्तव्य मानना। राजपथ से कर्तव्य पथ की यात्रा है ये। जिस प्रकार से हमने देश के दिल में या दिल्ली के दिल में इस पथ का नाम बदला है, उसी प्रकार से जो अमृतकालीन भारत होगा वह वस्तुतः भारत होगा, इंडिया से थोड़ा मुक्त होगा, इंडिया से थोड़ा भिन्न होगा और पूरा विश्व इस भारत को प्रकाशित होते हुए देखेगा। ऐसा मैं समझती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है जो उन्होंने पूरे राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत की है। प्रोफेसर गिरी, संक्षेप में 7,500 अमृत कलश स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जब दिल्ली पहुंचेंगे, क्या संदेश देगा ये? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महानगरों में, शहरों में रहने वाले युवा निश्चित रूप से हमारे देश की विविध संस्कृति को जानना उनके लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन ऐसे प्रतीकों को जब अमृत कलश के माध्यम से महानगर तक पहुंचाया जाएगा, आगे आने वाले समय में कितना बड़ा प्रतीक है ये। जिस तरह से मैंने 25 वर्षों की बात की कि जो युवा पीढ़ी है उसको अपने देश के बारे में जानने का भाव उसके अंदर पैदा करना कितना आवश्यक है। देखिए, मेरे ख्याल से दिल्ली में यह पहली बार होगा कि 7,500 गांवों से, भिन्न भिन्न इलाके के, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के गांवों की मिट्टी होगी। आप ऐसे एक स्मारक की, आप एक ऐसे म्यूजियम की कल्पना करके ही रोमांचित हो सकते हैं। जो अभी प्रोफेसर यादव बिल्कुल ठीक याद दिला रही थी कि जो पिछले साल 5 प्रण लिए गए थे, उन प्रणों को दरअसल जमीन पर उतारने की ये कोशिश है जी। और यह याद दिलाने की कोशिश है कि अगर सिर्फ भौतिकता की ओर, उसके महत्व को स्वीकारते हुए भी यह कहना चाहूंगा कि महज भौतिक विकास की ओर जो पूरी दुनिया कदम ताल कर रही है, आगे बढ़ रही है और युवाओं का, युवजनों का आकर्षित होना स्वाभाविक है, उसको दरअसल यह एक अलग राह दिखाने का काम ऐसे स्मारक करेंगे। ये स्मारक बताएंगे उनको कि दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति बिहार के एक कस्बे से, हरियाणा के एक कस्बे से, तमिलनाडु के कस्बे से, उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर के, यानी भारत के सारे इलाके के गांव कस्बों की मिट्टी की महक से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे और यह प्रेरित करेगा उनको कि इसको पाने में, जो हमारा आज का नक्शा है भारत का, इसको पाने में हमारे कितने वीर बलिदानियों ने अपनी जानों की आहुति दी है, प्राणों की आहुति दी है और राजनीतिक तौर पर 1947 में आजादी के बाद भी हमने इसकी हिफाजत करने के लिए किस तरह की कुर्बानी दी है, ये उसको बताएगा। दरअसल हमारे भारत का जो नक्शा है, जो हमारा तिरंगा का लहलहाना है, उसका जो फहराना है, उसको एक जगह जमीन पर यह स्थापित करेगा। और जो भी इसको सोचेगा, अब जब ये अमृत उद्यान स्थापित होगा तो ये चर्चाओं के जरिए, विमर्शों के जरिए लोगों तक पहुंचेगा, सारे नागरिकों तक पहुंचेगा, स्वाभाविक तौर पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों तक भी पहुंचेगा। जब आप सोचिए कि भारत के भिन्न भिन्न इलाकों के लोग इंडिया गेट पर आएंगे और वो अपने इलाके, अपने गांव, कस्बे, तालुका या जिले की मिट्टी को देखेंगे, वहां के पौधे को देखेंगे, तो उससे किस तरह का जुड़ाव और रोमांच उनके भीतर पैदा होगा। तो यह प्रतीक अपने आप में एक सांस्कृतिक एकत्व की बात को स्थापित करने वाला है। यह बता रहा है कि तुम भले दिल्ली से बहुत हजारों मील दूर हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे मिट्टी की खुशबू है। और अलग अलग इलाके के लोग जब वहाँ आएंगे, उसको देखेंगे, उसको महसूस करेंगे, तो अपने भीतर कुछ और जोड़ कर ले जाएंगे। ऐसा लगेगा कि उनके हृदय में जो देशभक्ति का, जो कर्तव्य बोध का, या जो 5 प्रण लिए गए थे पिछले साल, जिसको साल भर हम लोग दोहराते रहे और याद करते रहे, वो अपने आप में फिर से स्थापित हो रहा है। उसकी तरफ हम लोग बहुत मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। जी, तो चर्चा को यहीं हम विराम देते हैं। प्रोफेसर सुषमा यादव, प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी, आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष चर्चा में आप शामिल हुए और विषय पर अपने बड़ी महत्वपूर्ण विचार हमारे श्रोताओं के समक्ष रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मेरी माटी मेरा देश अभियान, वीरों का सम्मान।
इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।